Dear students, my name is Ghulam Yasin. Today we discuss about Hawthorne studies. आज हम हाथॉर्न एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे कि हाथॉर्न एक्सपेरिमेंट क्या हैं और ये कैसे हुए और ये कहाँ पे हुए। इन एक्सपेरिमेंट को करने का मकसद क्या था। शिकागो में एक वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी थी जो कि टेलीफोन बनाती थी। उस कंपनी में ये एक्सपेरिमेंट जो है वो कंडक्ट हुए। इन एक्सपेरिमेंट को एल्टन मायो, फ्रेड रोथलिसबर्गर और टी.एन. व्हाइटहेड ने कंडक्ट किया। और जिस प्लांट में ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुए उस प्लांट का नाम हाथॉर्न था। इस वजह से इसको हाथॉर्न एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया। ये जो एल्टन मायो थे ये बेसिकली ये देखना चाहते थे कि जो फिजिकल कंडीशंस हैं वो किस तरह इम्पैक्ट करती हैं प्रोडक्टिविटी पर। ये जो एल्टन मायो हैं इनको फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच भी कहा जाता है। तो ये इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर ये एक्सपेरिमेंट किए। इन एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने का जो मकसद था वो ये था कि वो देखना चाहते थे कि जो फिजिकल कंडीशंस हैं वो प्रोडक्टिविटी पे किस तरह इम्पैक्ट करती हैं। तो इस मकसद के लिए उन्होंने 4 एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए। तो हम सबसे पहला एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि जो पहला एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, और उसके बाद हम 1 बाय 1 बाकी जो हैं सभी एक्सपेरिमेंट उनको डिस्कस करेंगे। हाथॉर्न का जो पहला एक्सपेरिमेंट था वो था इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। इल्यूमिनेशन का मतलब होता है लाइट। ये लाइट का एक्सपेरिमेंट था। जो मायो था वो देखना चाहता था कि अगर हम लाइट को कम कर दें तो प्रोडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और अगर हम लाइट को ज़्यादा कर दें तो प्रोडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए उसने 2 ग्रुप बनाए, एक कंट्रोल ग्रुप और दूसरा उसने बनाया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब जो कंट्रोल ग्रुप था इसमें भी लाइट कांस्टेंट थी और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो था इसमें भी लाइट जो थी वो कांस्टेंट थी। अब इसने क्या किया, इसने किया ये कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था इसमें इसने लाइट को जो है वो ज़्यादा कर दिया। जब इसने लाइट को ज़्यादा किया तो इसने देखा कि जब इसने लाइट इंक्रीज की तो जो प्रोडक्टिविटी थी वो इंक्रीज हो गई। लेकिन मज़े की बात यह थी कि जब इसने लाइट को डिक्रीज किया तो जो प्रोडक्टिविटी थी वो फिर इंक्रीज हो गई। जब इसने लाइट को ज़्यादा किया तब भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। जब इसने लाइट को कम किया फिर भी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो गई। हालांकि ऐसा होना चाहिए था ना कि जब उसने लाइट को कम किया तो जो प्रोडक्टिविटी थी उसको डिक्रीज हो जाना चाहिए, लेकिन प्रोडक्टिविटी जो है वो फिर भी इंक्रीज हो गई। इसके बाद इसने जो लाइट को वो बिल्कुल मून लाइट जितना कम कर दिया। मून लाइट यानी कि बिल्कुल जो रोशनी थी वो कम हो गई, किसी को नज़र नहीं आ रहा था। तो इस जब कुछ नज़र नहीं आ रहा था तो प्रोडक्टिविटी जो है वो बिल्कुल नहीं हुई। तो किसी भी फैक्ट्री में ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता कि जब लाइट को कम कर दिया जाए, मून लाइट जितना कम कर दिया जाए, तो कोई भी फैक्ट्री जो है उसमें काम नहीं हो सकता, क्योंकि जब लाइट नहीं होगी तो प्रोडक्शन तो बिल्कुल नहीं होगी। मायो का जो ये एक्सपेरिमेंट था इससे ये साबित हो गया कि लाइट को बढ़ाने से या कम करने से प्रोडक्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं होता। ये चाहता था कि कोई तो ऐसा फैक्टर होगा जिसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इस मकसद के लिए इसने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था रिले असेंबली टेस्ट रूम। तो अब हम वो देखते हैं कि रिले असेंबली टेस्ट रूम क्या था। हाथॉर्न का जो दूसरा एक्सपेरिमेंट था वो था रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बाद हम इसकी मेथोडोलॉजी देखेंगे और उसके बाद जो है इसकी जो है फाइंडिंग्स वो देखेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था टू टेस्ट द इफेक्ट ऑफ जॉब कंडीशंस ऑन प्रोडक्टिविटी। हमने जो जॉब कंडीशंस थी उनका इफेक्ट चेक करना था प्रोडक्टिविटी पे। तो इस मकसद के लिए मायो ने क्या किया, मायो ने एक रिले असेंबली टेस्ट रूम क्रिएट किया। रिले असेंबली टेस्ट रूम का मतलब अ रूम इन विच एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड। उसने एक ये रूम वो क्रिएट किया और इस रूम में उसने क्या किया, उसने 2 लड़कियों को हायर किया और इन 2 लड़कियों को उसने कहा कि वो 4 लड़कियों को मजीद हायर कर लें।
तो इसका मकसद बेसिकली इन दो लड़कियों को कहने का मकसद ये था, वो एक होमोजीनियस ग्रुप बनाना चाहता था कि होमोजीनियस मतलब जिनकी आपस में जो अट्रैक्शन है वो अच्छी हो और उनका जो रिलेशनशिप हो आपस में वो अच्छा हो। अब इसने इन दो को हायर किया तो इन्होंने बाकी में से सिर्फ उन्हीं को चूज करना था जिनसे इनका रिलेशन जो था वो बहुत अच्छा था। तो इन्होंने इन चारों को चूज किया, ये एक ग्रुप उसने बना दिया। अब इनका काम क्या था, इनका काम ये था कि इन्होंने टेलीफोन के मुख्तलिफ वायर्स को असेंबल करना था और उसके जो पुर्जे थे उसको जोड़ करके एक मुकम्मल जो है फुटेज वो बनानी थी। इस एक्सपेरिमेंट को 4 वीक्स से लेकर 12 वीक्स तक चेक किया गया और इस ड्यूरेशन में उनको एक सुपरवाइजर भी प्रोवाइड किया गया जो इनके काम को देखता था कि लड़कियां कैसे काम कर रही हैं। बेसिकली जो मायो था वो इनकी स्पीड चेक करना चाह रहा था कि ये कितना काम करती हैं और इनके काम करने की जो स्पीड है वो क्या है, ये कितनी प्रोडक्शन कर सकती हैं। जब ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ तो मायो ने मुख्तलिफ चेंजेस को अप्लाई किया इनके ऊपर। तो वो कौन सी चेंजेस थी जिन वो मायो ने इन पर अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद उसने जो प्रोडक्शन थी उसको देखा, वो कौन सी चेंजिंग थी जो एक्सपेरिमेंट के दौरान मायो ने की। तो जो सबसे पहले उसने क्या किया, सबसे पहले उसने इंसेंटिव सिस्टम को चेंज किया। जो लड़कियां थी उनके जो इंसेंटिव सिस्टम था उसको उसने चेंज किया, उन्होंने जो उनकी पे थी उसको बढ़ा दिया। जब उन्होंने उसकी पे को बढ़ा दिया तो इसका नतीजा क्या निकला, जो प्रोडक्टिविटी थी वो बढ़ गई। दूसरे नंबर पे जो उसने चेंजिंग की, उसने इनके जो रेस्ट ब्रेक की जो टाइमिंग थी उसको बढ़ा दिया, क्योंकि इनको 2 रेस्ट ब्रेक मिलते थे, एक इनको मॉर्निंग में रेस्ट ब्रेक मिलता था और एक इनको इवनिंग में रेस्ट ब्रेक मिलता था। और मॉर्निंग में भी इनको 5 मिनट का रेस्ट ब्रेक मिलता था और इवनिंग में भी 5 मिनट का इनको रेस्ट ब्रेक मिलता था। तो मायो ने क्या किया, मायो ने ये किया कि इनका जो 5 मिनट का टाइम था इसको 10 मिनट कर दिया। 10 मिनट इनको मॉर्निंग में मिलते थे और 10 मिनट का इनको रेस्ट ब्रेक इवनिंग में मिलता था। तो इसका नतीजा क्या हुआ, नतीजा ये हुआ जो प्रोडक्टिविटी थी वो बढ़ गई। इंक्रीज रेस्ट ब्रेक, जो उनका जो रेस्ट ब्रेक था एक मॉर्निंग में था और एक इवनिंग में था, इसने इनके जो रेस्ट ब्रेक था एक दिन में 4 दफा कर दिया और जो टाइम था 10 मिनट की बजाय इसने 5 मिनट दे दिया, ब्रेक इसने ज्यादा कर दिए। तो उसका नतीजा क्या निकला, जब इसने ब्रेक ज्यादा किए तो जो प्रोडक्टिविटी थी वो डिक्रीज हो गई। प्रोडक्टिविटी डिक्रीज क्यों हुई, क्योंकि उसकी वजह ये थी क्योंकि उसने जो रेस्ट ब्रेक थे वो ज्यादा हो गए थे, तो कहीं ना कहीं जो वर्कर थी उनका रिदम टूट जाता था, उनका जो काम करने का तवाज़ुन था वो नहीं रहता था, क्योंकि जब वो काम स्टार्ट करती थी तो आगे ब्रेक आ जाता था, तो इस तरह उनका जो रिदम था वो टूट जाता था। तो इस तरह वो लड़कियों ने कहा कि हमने ज़्यादा ब्रेक नहीं करना, इससे प्रोडक्टिविटी जो है वो हम इंक्रीज नहीं कर पाती, जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो इस तरह जो रेस्ट ब्रेक थे उन्होंने कम कर दिए और इस वजह से जो प्रोडक्टिविटी थी वो दोबारा से बढ़ गई। और जो जो रेस्ट ब्रेक थे उन्होंने इनको ख़त्म कर दिया, वही 2 रेस्ट ब्रेक इन्होंने दिए, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। और ये जो रेस्ट ब्रेक था जो एक्स्ट्रा उन्होंने दिए वो उन्होंने ख़त्म कर दिए। और चौथे नंबर पे इन्होंने क्या किया, हमारा था इसने जो वो वर्कर थी इन लड़कियों को उसने स्नैक्स प्रोवाइड किए। जो रेस्ट टाइम तो होता था उनको, उस रेस्ट टाइम के दौरान उसने इनको जो गर्ल्स थी उनको स्नैक्स लाइक सैंडविच वगैरह दिए। तो इससे जो लड़कियां थी वो मोटिवेट होती थी और वो समझती थी कि जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी है, इस वजह से वो काम ज़्यादा करती थी, तो प्रोडक्टिविटी जो थी वो इंक्रीज हो जाती थी। 5वें नंबर पे इसने क्या किया, टाइमिंग था छुट्टी का उसको चेंज कर दिया। बाकी वर्कर की जो टाइमिंग थी वो 5 बजे थी, इनकी भी 5 बजे थी, तो इसने 5 की बजाय 4:30 कर दी। और फिर इसने 4:30 की बजाय जो जब इसने 4:30 की तो इसने जो प्रोडक्टिविटी को देखा तो प्रोडक्टिविटी फिर भी बढ़ रही थी, तो इसने 4:30 की बजाय इनकी छुट्टी का जो टाइम था वो 4 बजे कर दिया। जब बायो ने इनकी छुट्टी की टाइमिंग 4 बजे कर दी तो फिर भी इसने इनकी प्रोडक्टिविटी को देखा तो प्रोडक्टिविटी जो है वो फिर भी इनकी बढ़ रही थी। बाकी जो वर्कर्स थी उनके मामले में इनकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो फिर भी बढ़ रही थी। तो जब मायो जो है उसने इस सारे सिस्टम को बैक किया और दोबारा वापस ओरिजिनल मॉडल की तरफ गया तो उसने देखा कि प्रोडक्टिविटी जो है वो फिर भी बढ़ रही थी, प्रोडक्टिविटी में कमी नहीं आ रही थी। इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका रिजल्ट ये निकला कि जो आपस की सोशल बिलोंगिंगनेस है वो इफेक्ट करती है प्रोडक्टिविटी पर।
ये था इसका जो दूसरा एक्सपेरिमेंट, रिले असेंबली टेस्ट रूम। और इसके बाद इसका जो तीसरा एक्सपेरिमेंट है वो है मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम एक्सपेरिमेंट। इसका जो ड्यूरेशन था वो 1928 से 1930 तक था। इस एक्सपेरिमेंट में 21,000 एम्प्लॉइज से इंटरव्यू कंडक्ट किए गए। इंटरव्यू में उनसे वर्कर का एटीट्यूड जानना था कि उनका एटीट्यूड कैसा है, और ये जानना था कि कंपनी का जो इंश्योरेंस प्लान है वो उनको कैसे लगता है। तो इसके लिए जो मायो था उसने डायरेक्टिव इंटरव्यू कंडक्ट किए। डायरेक्टिव इंटरव्यू में उसने वर्कर का एटीट्यूड जानना था और जो कंपनी के जो इंश्योरेंस प्लान थे वो वर्कर को कैसे लगते हैं। डायरेक्टिव इंटरव्यू में जो मायो था इसने वर्कर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने थे कि सुपरवाइजर है वो उनको कैसा लगता है, वो उनको फेवर करता है या नहीं करता, वो किसी एक को फेवर तो नहीं करता। तो इस तरह के जो क्वेश्चन थे ये इस इंटरव्यू में जो मायो था इसने वर्कर से पूछे। तो इससे कोई खास रिस्पांस जो है वो मायो को नहीं मिल रहा था, क्योंकि इससे वर्कर थे उन्होंने यस और नो में जवाब देना था, तो इससे कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो नहीं निकलना था। तो मायो ने क्या किया, मायो ने जो ये डायरेक्टिव इंटरव्यू था इसको चेंज किया, नॉन डायरेक्टिव किया। नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू में ये था कि जो इंटरव्यूअर था उसने कुछ नहीं बोलना था, उसने खामोश रहना था, उसने सिर्फ वर्कर की राय जाननी थी और उसको खामोशी से सुनना था। इस तरह इंटरव्यू से पता चला कि जो इंडिविजुअल बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं ग्रुप बिहेवियर से इन्फ्लुएंस हो रहा था। अब इस एक्सपेरिमेंट की फाइंडिंग क्या निकली कि इंडिविजुअल बिहेवियर इन्फ्लुएंस ऑन ग्रुप बिहेवियर, कि जो इंडिविजुअल को बिहेवियर है वो ग्रुप बिहेवियर से इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि एम्प्लॉय जिन लोगों के साथ मिलकर काम करता है उसका बिहेवियर जो है वो उसी हिसाब से बन जाता है। ये जो सारा प्रोसेस था ये इंटरव्यू बेस्ड था, इसमें कोई एम्पिरिकल एविडेंस नहीं था। इसके बाद जो चौथा एक्सपेरिमेंट है वो है बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट। हाथॉर्न का जो लास्ट एक्सपेरिमेंट था वो था बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि इम्पैक्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर। इंडिविजुअल बिहेवियर पर हमने जो स्मॉल ग्रुप था उसका इम्पैक्ट देखना था कि इंडिविजुअल बिहेवियर पर स्मॉल ग्रुप का क्या इम्पैक्ट है। तो इसके लिए मायो ने क्या किया, मायो ने 14 मेल वर्कर्स को लिया, उनका ग्रुप बनाया। रिले असेंबली टेस्ट रूम जो था उसमें फीमेल वर्कर थी, लेकिन इस टेस्ट में उसने क्या किया, उसने 14 मेल वर्कर का ग्रुप बनाया। इनका काम क्या था, इनका काम यह था कि इन्होंने एक स्विच में वायर्स को लगाना था। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जो मायो था उसने ग्रुप इंसेंटिव्स रखे। बाकी जो हेनरी फ्यूल था या बाकी दूसरी थ्योरी थी उनमें जो इंडिविजुअल था सिर्फ उसको इंसेंटिव मिलता था, लेकिन ये मायो जो था इसने क्या किया, इसने कहा कि जो ग्रुप इंसेंटिव रखा, इसने कहा कि पूरा ग्रुप जितना काम करेगा उतना ही उनको इंसेंटिव मिलेगा। ग्रुप इंसेंटिव इसने रखा, इसने कहा कि किसी एक के काम ज्यादा करने से कुछ नहीं होता, अगर ग्रुप जो है वो ज्यादा काम करेगा तब उसको इंसेंटिव मिलेगा। मायो ने कहा कि ग्रुप जितना ज्यादा अच्छा प्रोड्यूस करेगा इतना ज्यादा बेनिफिट होगा, लेकिन फाइंडिंग जो थी वो फिर उल्ट निकली। फाइंडिंग कैसे उल्ट निकली, जो प्रोडक्टिविटी थी वो फिर भी इंक्रीज नहीं हो रही थी। हालांकि ग्रुप वर्क कर रहा था, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज नहीं हो रही थी। जो कंपनी उनको टारगेट दे रही थी वो टारगेट जो है वो अचीव नहीं कर पा रहे थे। उसकी क्या वजह थी, या तो उन्होंने काम किया नहीं था या कोई वजह तो थी जिसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी थी वो इंक्रीज नहीं हो रही थी। कुछ रीजंस थी जिसकी वजह से जो है वो टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे थे। तो पहली रीजन जो थी वो थी फेयर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो एम्प्लॉय थे उनको डर था, कुछ एम्प्लॉय ज्यादा काम करते थे और कुछ लोग जो है वो कम प्रोड्यूस करेंगे, तो जो कम प्रोड्यूस करेंगे तो उनको डर था कि वो जो कम प्रोड्यूस करेंगे उनको जॉब से ना निकाल दें। इस वजह से जो है वो टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे थे, वो पूरा काम कर रहे थे, ज्यादा जो है वो इजी होके काम नहीं कर रहे थे।
उनको डर था कि उनको जो है जॉब से ना निकाल दिया जाए। और टारगेट अचीव करने की जो दूसरी रीज़न थी वो ये थी, fear of raising target। यानी कि उनको डर था, जो एम्प्लॉय थे, जो ग्रुप था, उनको डर था कि अगर हम टारगेट को अचीव कर लेते हैं, हम ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो जो कंपनी है वो हमें टारगेट और बढ़ा कर ना दे। इस वजह से भी वो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। उनको डर था कि कंपनी जो है वो टारगेट को बढ़ा ना दे। ये भी एक डर था जिसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी थी वो इंक्रीज नहीं हो पा रही थी। तीसरी जो रीज़न थी वो थी प्रोडक्शन टू स्लोअर वर्कर। तीसरी जो रीजन थी वो थी प्रोडक्शन टू स्लोअर वर्कर। अब कुछ एम्प्लॉय स्लो काम करते थे और कुछ तेज थे, क्योंकि ग्रुप में काम कर रहे थे, तो जो स्लो थे उनको उन्होंने साथ लेके चलना था। इस वजह से ये भी एक रीजन थी कि उन्होंने मिल के काम किया, उन्होंने आपस में नॉर्म बना लिया कि वो एक दूसरे को साथ लेके चलेंगे, तो इसलिए प्रोडक्शन थी उनकी वो कम रही, क्योंकि उन्होंने जो उनके फेलो थे उनको भी साथ लेके चलना था। ये वजूहात थी जिसकी वजह से वो टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे थे और जो प्रोडक्टिविटी थी वो बढ़ नहीं रही थी। ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये जो स्टडी थी, ये सजेस्ट करती है कि जो इनफॉर्मल रिलेशन है वो ह्यूमन बिहेवियर को डिटरमाइन करने के लिए अहम फैक्टर हैं। ये थे इसके चारों एक्सपेरिमेंट जो वन बाय वन मैंने बयान किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो हाथार्न के चारों एक्सपेरिमेंट हैं इनकी आपको कंप्लीटली जो है समझ आ गई होगी।